I think these things should be discussed between the family prior to going into or entering into Nikanama. The very first thing that needs to be discussed is meher. What is to be gifted, what is to not be gifted, how much is the meher going to be, either it's going to be prompt, either it is going to be defer. And then the important thing is column number 18 के column number 18 में आपको जो पावर है वो आपको दी जाएगी कि आपको नहीं दी जाएगी। जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मर्द सोच समझ के तलाक देता है या मर्द ऐसा कोई स्टेप जल्दी जल्दी नहीं उठाता। औरत क्योंकि इमोशनल होती है तो वो ये स्टेप जल्दी उठाती है। बट आई थिंक कि पहले की भी औरतें कोई ऐसी नहीं थी कि जी फौरन ही चली जाती थी, ठीक है। Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. Assalamualaikum to all. आज हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रहीमा खान मौजूद हैं। इनसे आज हम बहुत अहम गुफ्तगू करेंगे। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शादी के जोड़े के अलावा भी ख़वातीन को किस बारे में और सोचने की ज़रूरत है जब शादी का टाइम आता है। जो लीगैलिटीज़ हैं, क्या चीज़ है निकाहनामा के बारे में, हाउ इट इज़, कितना इंपॉर्टेंट, एंड देन कितने ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं अगर आपने इन चीज़ों का पहले से ख्याल नहीं रखा होता। तो वेलकम रहीमा, क्या हाल है आपका? I am good. How are you, Shiza? Hope you're well. अल्लाह का शुक्र। Hello Rahma, to our show. रहीमा, हमें थोड़ा सा बताएं कि we want to talk about निकाहनामा और जो शादी के जो लीगैलिटीज होती हैं। Rahma, I wanted to know, Rahma, we recently, me and my students, we have made a film also, and the film was about particularly कि भी वो लड़की जो है उसकी स्टोरी लाइन जो इम्पोर्टेंट है at the time of the निकाहनामा, she asked कि जी कॉलम 18 जो है उसमें we have to fill up that with yes or no। तो उसमें वो बताते हैं कि जी वो लड़का और लड़के के जो पेरेंट्स हैं and then her own father, they slap her and they say कि तुम्हें क्या बदशगुनी या गलत बात कर रही हो, why you are asking for the खुला, or the woman should have the right for the divorce। तो वो उसके ऊपर फिर बताते हैं कि जी लड़की कहती है कि ये मेरा लीगल राइट है, आई वांट टू टिक दैट कि आप यस करें या नो करें। तो उसके बाद फिर वो लड़की डिसाइड करती है आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। आई मीन दैट वाज अ फिल्म दे मेड एंड दैट वाज देयर ओन चॉइस। और मुझे जो खुशी ये बात थी कि हमारी ये जो जनरेशन है इनके अंदर भी इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि ये निकाहनामा के अंदर ऐसे कॉलम्स हैं जो इंटायरली औरत को एक तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं और एक राइट भी देते हैं कि इफ शी इज इन अ रिलेशनशिप या अल्लाह ना करे कोई अब्यूजिव किस्म का रिलेशनशिप है, देन शी कैन गो एंड गेट रिड ऑफ इट। सो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। लेकिन आपको पता है कि नॉर्मली जो आपका निकाह ख्वाह होता है, रजिस्ट्रार है, जो निकाह पढ़ा रहा है, काजी जो है, वो उसको कट करता है कि जी ओके लेट्स नॉट, या फिर वो मैंने ये भी देखा है कि वो कंडीशनल होता है कि जी अगर बड़े माने तो तब आपको खुला ले सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। So is that true? और इसको कितना अब चेंज हो गया ट्रेंड इसके बारे में? नईमा देखो, अब बात ये है ना कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कटवाते हैं कि नहीं कटवाते, ठीक है। आप अगर पहले से आपने ऑलरेडी ये बात की होती है कि नहीं जी नहीं काटना है, देखिए मौलवी साहब या जो निकाह ख्वान है वो तो एज अ नॉर्मल रूटीन उसको काट ही देते हैं, ठीक है, कि ये तो जी ठीक है ऐसे ही कोई कॉलम्स हैं इनको काट दें। बट ऑफ कोर्स इफ द गर्ल फैमिली सेज, या और इवन दो इफ द गर्ल सेज एज वेल कि नहीं मुझे निकाह का या मुझे राइट चाहिए कॉलम नंबर 18 में और मैं जो हूँ डिवोर्स का राइट चाहती हूँ, तो आपको कभी भी जो मौलवी है वो मना नहीं करेगा कि नहीं जी ये नहीं काटें। बट दीज थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड बिफोर द मैरिज। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं होती हैं, ठीक है, फैमिलीज़ के दरमियान, बिकॉज आई थिंक दे थिंक दैट कि ये डिस्कशन करेंगे तो ये तो लड़की ऐसी है तो डिस्कशन हो रही है तो ये तो कल को क्या करेगी। But I think these things should be discussed between the family prior to going into or entering into Nikanama. The very first thing that needs to be discussed is meher. The second thing that needs to be discussed is what is to be gifted, what is to not be gifted, how much is the meher going to be, either it's going to be prompt, either it is going to be defer. And then the important thing is column number 18 के column number 18 में आपको जो पावर है वो आपको दी जाएगी कि आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। मेरा अपना ये ख्याल है कि मैंने जितने भी देखे हैं आई थिंक लड़के ऐसे नहीं है कि वो राइट नहीं देना चाहते। मुझे लगता है फैमिलीज का ज़्यादा प्रेशर होता है कि नहीं राइट नहीं देना,
ठीक है। लड़कों का ऐसा नहीं है कि जी राइट नहीं देना, बिकॉज लड़के अब पढ़े लिखे हैं, उनको समझ है इतनी कि जी राइट दे देना है, बट फैमिलीज का ज्यादा प्रेशर होता है कि ये राइट हम नहीं देंगे, तो इसलिए वो राइट नहीं दिया जाता। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन नईमा, एंड देयर इज नो फर्दर डिबेट इन इट कि जी ये क्यों नहीं होता या मौलवी साहब क्यों काट देते हैं। इसका मतलब अभी तक वो हमारा जो कल्चर है फैमिलीज का, वो कि जी ये अच्छी बात नहीं है, वाई वी आर यू नो, औरत को एक किस्म का एम्पावर ही कर देना करना होता है ना कि जी आप उनको राइट दे रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि वो अभी तक इवन पेरेंट्स भी या कुछ फैमिलीज भी चाहते हैं कि जी औरत जो है वो अभी से ही शी शुड नॉट आस्क गो फॉर दी बिग कि जी मैंने ये करना है या मुझे खुला का भी राइट चाहिए या वट एवर आई डोंट वांट। और मतलब वो अगेन वही बात है, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में कि जी मर्द के पास ही है तलाक का एक वो, और ही इज द वन हु कैन डिसाइड कि अब रिलेशनशिप खत्म होना चाहिए, चलना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कल्चरली एम्बेडेड है हमारे फैमिलीज के अंदर, एक है प्रॉब्लम अभी। आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज दैट एज वेल, जो अगर आप बुक्स पढ़ें तो आपको एक चीज लगेगी कि अ वुमन इज वेरी इमोशनल, मेकिंग अ डिसीजन ऑफ अ डिवोर्स बड़ा जल्दी वो कर जाएगी, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी औरत को अगर मैंने तलाक का राइट दिया तो वो शायद कोई इमोशनल स्टेप ले लेगी और वो चली जाएगी और वो दरखास्त दे देगी, ठीक है, और वो बस डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। सो वो उनको जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मर्द सोच समझ के तलाक देता है, या मर्द ऐसा कोई स्टेप जल्दी जल्दी नहीं उठाता, औरत क्योंकि इमोशनल होती है तो वो ये स्टेप जल्दी उठाती है। बट आई थिंक कि पहले की भी औरतें कोई ऐसी नहीं थी कि जी फौरन ही चली जाती थी, ठीक है। और अभी भी जो लड़कियां हैं वो भी इतनी जल्दी नहीं करती हैं डिवोर्स लेने में। इन सम केसेस इट हैज बीन सीन के लड़कियां कभी कभी इमोशनली बहुत जल्दी कर जाती हैं कि भाई बस नहीं रहना है, बस नहीं रहना है तो नहीं रहना है, ठीक है। इसलिए आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस हमारे माशरे में ये जो है ना कि जी लड़की क्योंकि जज्बाती होती है तो इसलिए उसको राइट ना दिया जाए कि कहीं वो चली ना जाए। मतलब वन ऑफ द रीजन एक ये होता है। वो रीजन ये नहीं होता कि आप जो है वो ये कहते हैं कि आपने जो है वो उसको जो है वो आई फील कि औरत तो बेचारी वो लास्ट ऑप्शन उसका यही होता है। नहीं माँ, अब जो है चीजें बड़ी चेंज हो गई हैं। अब मैंने देखा है कि जो लड़कियां जो है ना वो हमेशा से थी तो सही इमोशनल, लेकिन अब इमोशनली बहुत जल्दी आगे आके जो है ना बस आई थिंक 2-3 महीनों में डिसाइड करती है कि बस नहीं रहना है, 6 महीने में डिसाइड कर देती है कि नहीं रहना है। सो अब जरा ट्रेंड थोड़े काफी चेंज हो गए हैं। रहीमा एक बात बताएं ना, जिस तरह से आपको पता है, जो आप कह रही हैं कि ट्रेंड्स बहुत चेंज हो चुके हैं, डाइवोर्स रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान का भी, मतलब इतनी ढेरम ढेर डाइवोर्सेस हो रही हैं, सब कुछ है लेफ्ट राइट सेंटर, लेकिन अभी भी लड़कियों को किस चीज के बारे में पता होना चाहिए, लीगैलिटीज क्या हैं बिफोर मैरिज, उन्हें किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये मसले बन जाते हैं, बिकॉज नोबडी डाइवोर्स तक तो सब सोच लेते हैं, तो उसके बाद जो है जो आपका मेहर है उसका क्या बनेगा, आपके पास जो बच्चों की कस्टडी है उसका क्या बनेगा, या आपके पास जो आपका कोई सामान वहाँ पे शादी के टाइम जहेज वगैरह गया है उसका क्या बनेगा। इन सब चीजों की जो रिकवरी होती है वो बड़ा एक मुश्किल मरहला है, जिसकी वजह से खवातीन डर भी जाती है और ये इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा सा। यार आई थिंक जो है ना सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि आपने मेहर किस शेप में लेना है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो बस नॉर्मल है कि जी मौलवी साहब ने कह दिया जी मौजल है तो पेड है तो नहीं है पेड, तो क्या उसकी सिचुएशन है। आई थिंक इससे पहले ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करना चाहिए, बिकॉज आपके पास निकाहनामे पे एम्पल पावर है कि आप जो है निकाहनामे के कॉलम में क्या लिखवाएं और क्या ना लिखवाएं, ठीक है। आप अगर कॉलम गौर से पढ़ें निकाहनामे का, ठीक है, तो उसके कॉलम में लिखा होता है कि मेहर कितना दिया गया है, मेहर का आया कुछ हिस्सा बकाया है या मेहर सारा ही दे दिया गया है। तो उसमें आपका ये काम है कि आप या तो आपकी जिससे शादी हो रही है उससे डिस्कशन करें, या आप अपनी फैमिली से बोलें कि ये उससे डिस्कशन करें कि जी आपने मेहर क्या देना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो यूजली होता है वो मेहर होता है मौजल मेहर, ठीक है, कि हाँ जी शादी पे दे दिया, ठीक है। अब वो दिया कि नहीं दिया दैट इज अनदर डिबेट, बिकॉज वो लिखवा तो देते हैं कि मौजल मेहर है लेकिन वो देते कभी भी नहीं है, ठीक है। अब वो उसकी लीगैलिटी आपको उस वक्त समझ में आती है जब आप जाते हैं डिवोर्स में,
या आप फर्दर किसी स्टेप में जाते हैं कि आपको ये बात समझ में आती है कि जी मॉड्यूल का मतलब तो ये है कि इट इज़ पेड, इट इज़ अ प्रॉम्प्ट डावर, इट इज़ नॉट अ डेफर्ड डावर, ठीक है? हर एक निकाहनामे में जब आप देखें तो मोस्टली होता है मॉड्यूल दे दिया है, ठीक है? या मॉड्यूल सोने की सूरत में दे दिया है, या मॉड्यूल 20 तोला सोना दे दिया है, ठीक है? अब उसका ये मतलब होता है दैट हैज़ बीन गिवन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वो जेवर जो आपको दिया गया है वो आपको बाद में आपसे ले लिया जाता है, ठीक है? और वो लड़के वालों के पास होता है। तो आपके तो निकाहनामे में ये लिख दिया गया है कि वो दे दिया गया है, आपके पास तो फिर भी वो नहीं है, उसका पोजेशन तो नहीं है ना, ठीक है? सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पहले एजुकेशन या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जी मौज्जल मेहर इज़ द प्रॉम्प्ट डावर व्हिच मीन्स दैट इट हैज़ बीन गिवन, ठीक है? सो व्हेन इट इज़ गिवन इट शुड बी इन योर पोजेशन, नॉट इन द पोजेशन ऑफ समवन एल्स। गैर मौज्जल मेहर वो है जो एट द टाइम ऑफ डिवोर्स लड़का देता है, ठीक है? यूजली अगर आप ज़्यादातर अगर आप देखें तो निकाहनामों में जिनमें गैर मौज्जल मेहर ज़्यादा होता है तो उसमें लड़के कभी तलाक नहीं देते हैं। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि लड़कों को मेहर देना पड़ता है, ठीक है? और उसमें वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि लड़की खुला में जाए, क्योंकि लड़की अगर खुला में जाएगी तो उसको अपना मेहर फरगो करना पड़ता है, ठीक है? अब उस सूरत में लड़के कभी तलाक नहीं देंगे। एक मेहर होता है जो होता है इंदल तलब। इंदल तलब का मतलब ये होता है दैट व्हेनेवर यू से दैट आई वांट दिस थिंग सो इट इज टू बी गिवन टू यू, ठीक है? वो भी थोड़ा ट्रिकी होता है। वो ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपने कब मांगा, आपने, वो कहता है जी मैंने तो इसको दे दिया। बिकॉज जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ें साबित करने जाते हैं तब आपको बड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कोई तीसरा बंदा नहीं होता जो ये corroborate करेगा कि हाँ जी दिया था नहीं दिया था, राइट? जो ये corroborate करेगा कि जेवर दिया था कि नहीं दिया था। बिकॉज कल को जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो लड़के वाले लड़के को सपोर्ट करते हैं, लड़की वाले लड़की को सपोर्ट करते हैं, एंड इवन दो अगर वो सपोर्ट भी करते हैं तब भी उसका कोई प्रूफ नहीं होता शिजा। द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है? अब ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। देन अगेन जो डावरी आर्टिकल्स होते हैं, हम डावरी आर्टिकल्स बस लड़की को दे देते हैं, हमने कभी उसकी रसीदें रखना तौफीक नहीं की, कभी जेवर की रसीदें रखना तौफीक नहीं करते हैं, हम कभी कुछ भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है ना कि ये बस जो है ना नॉर्मल कोई चीज़ है, इसको रख के क्या करना है। बट आई थिंक आपको सारी चीज़ें की, इवन दो जब हम शॉपिंग भी करते हैं या बच्चों की भी चीज़ें खरीदते हैं तो हम हर चीज़ की रसीद रखते हैं। तो ये तो एक पूरी ज़िंदगी का सामान होता है जिसकी आपको रसीदें रखनी चाहिए। तो लड़कियों को या फैमिली को आई थिंक सबसे पहले जो चीज़ें खरीदते हैं अपनी बच्ची के लिए या जो जेवर वगैरह बनवाते हैं, उनको चाहिए कि वो जो है उसकी रसीदें वगैरह रखा करें। These are the things that are very important while when you are entering a nikah, because nikah is a contract, right, which two parties do with each other. So the term should be very clear to be understandable by both the parties. अगर वो टर्म्स क्लियर नहीं है टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ द पार्टीज, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियों को पता भी है कि मौजल मेहर होता क्या है। मुझे तो नहीं लगता कि पता होगा। तो ये कहते हो ना कि आपको तो उसके मीनिंग भी नहीं पता होते ना, तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपको ये चीज़ें जो है एजुकेट करनी चाहिए अपने आप को, और आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। और रहीमा मुझे एक बात बताए ना, मतलब अच्छा ये कोई कहीं पे मतलब मैं कह रही हूँ जैसा जेवर होता है वो तो हम बच्चियों का जेवर तो माँ बाप शुरू से बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो रसीदें वगैरह तो नहीं रखते हैं, तो फिर मतलब इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्या बनता है, व्हाट हैपेंस देन, हाउ डू यू प्रूव योरसेल्फ? मतलब बच्चियां जब पैदा होना शुरू होती हैं तो माँ बाप जहेज बनाना शुरू कर देते हैं ना, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। नहीं देखो बात ये, एक तो छोटे छोटे जेवर की बात हो गई ना, बट एक जो आपकी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे आप जो फ्रिज गिफ्ट करते हैं, जो ये सारी चीजें गिफ्ट करते हैं, ठीक है, इसकी तो आपको चीजें की रसीदें रखनी चाहिए ना, ठीक है? और जाहिर है आप अगर छोटी छोटी चीजें भी शुरू से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उनकी तो आपको रसीदें रखना जरूरी। अच्छा तो मुझे बताएं ना कि फिर जब कस्टडी का मसला आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनता है। दिस इज वन थिंग जिसके ऊपर जो ख़वातीन को बिल्कुल भी नहीं पता, और इसी वजह से जब थोड़ा सा वो सोचती भी है कि कस्टडी का मसला होगा तो फिर वो तलाक से पीछे भी हट जाती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता या जो भी है। इसके बारे में भी वांट टू कमेंट।
यार कस्टडी का देखो, पहली बात ये है कि कस्टडी का जो भी प्रॉब्लम होती है, ज़ाहिर है हमारे मुआशरे में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हाइल हैविंग चिल्ड्रन एंड देन गेटिंग अ डिवोर्स्ड टू हैव द कस्टडी ऑफ दैट सन और टू कीप दैट सन विद हिम, या 7 साल बाद उस बच्चे को लेना, ठीक है? सो आई थिंक कि व्हेन यू हैव चिल्ड्रन देन यू शुड थिंक ट्वाइस टू फॉर गेटिंग डिवोर्स, ठीक है? अगर आपकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट क्योंकि आपके जो अल्टीमेटली इफेक्ट होंगे वो बच्चे इफेक्ट होने हैं, ठीक है? बट अगेन आई डू नॉट सजेस्ट दैट यू शुड बी इन अ लीथल रिलेशनशिप जहाँ पे मार कुटाई रोज होती हो, ठीक है? और बच्चे भी उसको देख के तंग आते हो। लेकिन आपको, अगर आपका कोई नॉर्मल लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसा सीरियस किस्म का नहीं है जो हर घर में होता है, आई थिंक माँ बेटी के दरमियान भी वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बेटी और माँ के दरमियान, भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सो आई थिंक अगर आपके बच्चे हैं तो आपको सोचना चाहिए दैट आइदर यू शुड गेट सेपरेटेड और नॉट, एंड यू वांट टू गेट डिवोर्स और नॉट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये फैसला लड़की का काम और लड़की के घर वालों का ज्यादा होता है, या लड़के का काम और लड़के के घर वालों का ज्यादा होता है, ठीक है? जो इस्लामी कॉन्टेक्स्ट भी है या जो भी है, दोनों अडल्ट्स हैं एंड दे शुड सिट डाउन एंड डिसाइड, and rather the families pulling them apart should sit down and solve their problems, not to tell them to get divorced कि हाँ बच्चा बेटा तलाक ले लो, ठीक है? हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है आजकल का कि नहीं जी डिवोर्स ले लें तो सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, डिवोर्स लेने से प्रॉब्लम्स हल नहीं होते, ठीक है? दे आर सम थिंग्स, ज़ाहिर है एक माँ अकेली है, उसने 2 बच्चों को अकेले पालना है, आपको कितनी एक मेंटेनेंस मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी, 60 मिल जाएगी, उसमें आजकल आप बच्चों को कैसे गुजारा करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? एंड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आपको बाप की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी स्टेज पे, ठीक है? अब हमारे यहाँ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम सेपरेट होते हैं तो हम कुछ इस किस्म के सेपरेट होते हैं अब हस्बैंड से, या बीवी या हस्बैंड, क्या हम ये नहीं सोचते कि जी बच्चों की वेलफेयर है, ठीक है? हमें एक मिच्योर अडल्ट्स की तरह बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि जी बच्चे इफेक्ट नहीं हो, जो आप दोनों में होना था वो तो हो गया, that cannot come back. So you should give the child in an environment where he gets both sides, ताकि उनकी डेवलपमेंट हैम्पर नहीं हो, ठीक है? देखो शिजा, I agree. स्टेट्स में भी तलाकें होती हैं, स्टेट्स में भी सेपरेशंस होती हैं, बट हमारे यहाँ ईगो का बहुत मसला बना दिया जाता है इसको कि यू नो हाउ डेयर दैट गर्ल टुक द डिवोर्स, या हाउ डेयर उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो उसको मजा चखाऊंगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। यू शुड सिट डाउन, यू शुड डिस्कस दैट जी आपने इतना मिलना है, मैंने इतना मिलना है, आपने इतना खर्चा देना है, आपके बच्चे हैं। एंड लड़कियों को भी इसको ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए, एंड स्पेशली फैमिलीज को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दे शुड सिट डाउन एंड दे शुड सेटल द मैटर। आई हैव सेवरल फैमिली इशूज, सेवरल कस्टडी मैटर्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम, बिकॉज फॉर द वेरी रीजन कि कल को बेटियों को ज़रूरत पड़ती है बाप की, बाप को माओ की ज़रूरत पड़ती, बेटों को माओ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप सेपरेट हो गए हैं, बट वो आपकी माँ है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप चले गए हैं, वो आपके बच्चों का बाप है। आपने कल शादियां करनी है तो पूछना है लोगों ने कि जी इसका बाप कौन है, ठीक है? सो ये जो प्रॉब्लम्स है ना कि जो कोर्टों में चले जाते हैं और बहुत ज्यादा ईगो का मसला बना देते हैं, आई थिंक दी शुड बी फर्स्ट डिस्कस्ड इन an environment where it should be amicably settled and not go into court and So, you know. Rahmat, do you give a counseling? I mean, just the way you are, for example, explaining to us. So, when the couples come to you, or the families, for example, come to you, so do you counsel them कि भी why don't you rethink of this, और आपके बच्चों के बारे में क्या होगा? आप लोग इनको एडवाइस करते हैं? फिर उसके बाद कितने % लोग they take it back and then think कि चलो अच्छा जी let's compromise भी। मेरा तो ख्याल है कि कंप्रोमाइज के साथ ही होती है, चलती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जी कंप्रोमाइज किए बगैर, या आप एक कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वही बात है एज यू सेड के माँ बेटी का हो या भाई भाइयों का हो, कंप्रोमाइज इज ऑलवेज देयर। तो मैं ये पूछ रही थी कि आप लोग आपके मतलब जैसे कि आता है जब या आप लोगों को कहता है कि जी हाँ काउंसलिंग आप लोग करते हैं इसमें? देखो नईमा, जब दोनों आते हैं तो काउंसलिंग होती है ना। प्रॉब्लम या दोनों तो आते ही नहीं है, आपके पास तो एक साइड आती है, आइदर द गर्ल कम्स और आइदर द बॉय कम्स, और वो कहते हैं जी हमारे ऊपर फलाना केस हो गया, या हमने फलाना केस करना है, या हमने कस्टडी का केस करना है, ठीक है? तो वहां पे उनको समझाया तो जाता है, ठीक है, कि आप जो है आप इसको जो है ना करें,
और आप जो है अभी फॉर द टाइम बीइंग जो है ना इसको क्या कहते हैं पोस्टपोन करें, या आप अपनी बीवी से बात करें, या वॉट एवर द मोड इज। तो मुझे तो ज्यादातर यही जवाब मिला है आइदर लड़के की तरफ से या आइदर लड़की की तरफ से कि जी नहीं नहीं वो तो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके तो माँ बाप ऐसे हैं, वो तो सुनते नहीं है, वो तो ये है, तो वो है। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है सो फार वो ये है कि जब वो कोटों के धक्के खाते हैं और 5-6 साल उनको जब अकल आती है या 8-9 साल अकल आती है, उसके बाद बैठ के वो फिर आपकी बात सुनते हैं। उससे पहले तो वो आपकी बात। आप मुझे बात बताएं ना, अभी आपने कहा कि डिवोर्स वगैरह एवरीथिंग इज हैपनिंग, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए फिलहाल मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा इन हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो है वो मतलब उसकी रिपोर्ट की जाती है। व्हाट इज द प्रोसेस इफ यू कैन जस्ट यार देखो, डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप कॉल पे आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन कॉल देम, वन इज द फेडरल ओम्बड्समैन, ठीक है, यू कैन कॉल एट देम, ठीक है, एंड यू कैन टेल देम कि जी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और ये सिचुएशन है, तो मुझे कोई आके बचाएं या कोई किसी तरह से जो है वो उसमें हेल्प करें, ठीक है। आपके पास हेल्पलाइंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे। डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी आई हुई है नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, जिसमें आप कंप्लेन करते हैं। बिल पास हो गया है, एक्ट बन गया 2020, ठीक है, जिसमें आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। सो दे आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू व्हाइल और समवन ट्राइज टू डू डोमेस्टिक वायलेंस ऑन यू, ठीक है। द एक्ट इज कॉल्ड, मटेरियलाइज कितनी होती है, मतलब कितने, उससे हल क्या होता है? यार देखो, मैं तुम्हें एक ऑनेस्टी चीज बताऊं कि ज़ाहिर है डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप किसी हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा, तुम खुद सोचो ना क्या होगा। अल्टीमेटली आप अलग ही होंगे और उसका और तो अगला कोई रास्ता नहीं होना ना कि आपको वो बोलेगा नहीं जी आप हमारे घर आ जाए वापस, ठीक है। सो बात वही है कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो आई थिंक इट इज द duty of the parents of the that boy to make him understand, or to sit down and make that boy understand कि why you doing this, get a therapy for him, you know। देखो बात ये है ना कि अगर आप ये कहेंगे नहीं नहीं मेरा तो बेटा कोई सोने का बच्चा है और वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकता, तो they are not going to solve the problem. You should, I think a mother always knows that what is the problem with his son, or a mother always knows what is the problem with her daughter. अगर आप दोनों की इस तरह से करेंगे कि नहीं वो सही है वो गलत है, तो इस तरह से तो मसले कभी भी नहीं सॉल्व होंगे ना। एंड आई थिंक दीज आर द वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई वी हैव सो मच इश्यूज इन आवर सिस्टम, ठीक है। बिकॉज हमारे लिए तो हाय हमारा बेटा या हाय हमारी बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उनका घर बचाएं या हम उनको तरबियत करें, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, अगर आपकी जो थिंकिंग है वो इस किस्म की है दैट यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड यू वांट टू क्या कहते हैं हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो इन लाइफ, तो आप समझाते हैं, आप बिठाते हैं, ठीक है। हाँ, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आप कहते हैं कि नहीं अच्छा मेरा बेटा नहीं सुन रहा, तो ओके फाइन, अब इसको समझाना बेकार है, ठीक है, तो आप ठीक है इट्स बेटर बेटा कि आप अलग हो जाएं। आई हैव सीन फैमिलीज वेयर दे से दैट ओके देयर सन इज रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम दे टेल हिम कि बेटा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ ये करेंगे, ठीक है। सो ऐसी कोई है फैमिलीज जो करती हैं, बट अगेन वो कितनी होंगी, 1% से भी कम होंगी। तो विद द कमिंग ऑफ दिस बिल, जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल है, डू यू थिंक कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आने शुरू हैं और उसकी वजह से कोई ऑर्डर भी आते हैं या कुछ? हाँ हाँ, क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के क्या कहते हैं शिजा, काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, काफ़ी एनजीओज ने जो है हेल्प करके या गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस के लोगों को रेस्क्यू भी करवाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होते रेस्क्यू, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में रेस्क्यू होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ शेल्टर सिस्टम भी है जहाँ पे जो है वो औरतों को शेल्टर दिया जाता है, ठीक है, विच इज़ देयर आर लॉट्स ऑफ शेल्टर होम्स वेयर lots of NGOs are working on it, ठीक है। But again, I don't think that the people have too much awareness regarding it, especially गाँव देहातों में तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है regarding this domestic violence, ठीक है, कि जी डोमेस्टिक वायलेंस बिल है या मैं किसी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ या कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। बिकॉज अभी वो मरियम नवाज का भी शुरू हुआ है कि वो हेल्पलाइन है, ऑनलाइन FIR, उस पर भी हमने एक प्रोग्राम किया था। तो वो ये था कि दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि जी जो विलेज या जो हमारे
रूरल एरियाज में ख़वातीन हैं, हाउ दे कैन गेट एक्सेस टू दिस ऑनलाइन कंप्लेंट या FIR थ्रू मोबाइल, या कैसे उनको, मैं ख्याल वहाँ पे भी एजुकेट या अवेयरनेस करना चाहिए कि हाउ दे कैन गेट हेल्प ऑनलाइन। हाँ, अब देखो बहुत ज़रूरी है। अब देखो बात ये है ना नईमा, प्रॉब्लम ये है कि एक देवगाँव देहात में जो औरत बैठी हुई है, उसको तो ऑनलाइन का कुछ पता नहीं है, राइट? शी डज़न्ट हैव एनी नॉलेज हाउ टू गो टू ऑनलाइन और हाउ टू इवन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है? उसको तो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो वहाँ पे आई थिंक बाय प्रोग्राम करने से, ये वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आई थिंक आपको जो है या गवर्नमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे जाके ये चीज़ें बतानी चाहिए कि ये है, अगर ये प्रॉब्लम है बीबी तो आप ये कर सकती हैं, ये इशू है तो आप ये कर सकती हैं, ठीक है? बट अगेन वो आप जब तक हैंड टू हैंड विजिट नहीं करेंगे वहाँ पे, तो आप कभी भी वहाँ पे अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सकते। राइट, आई थिंक दिस इज एक्सीलेंट रहीमा। इसी के ऊपर आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड ऑन दिस। आई थिंक कि बहुत लीगैलिटीज बहुत ज़्यादा है शादी की। हम एक रोज़ी पिक्चर देखते हैं कि बस फोटोशूट होगा और मौज मस्ती होगी, बट आई थिंक कि उसके बाद जो वाला जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत सोच समझ के शादी करनी चाहिए, और सोच समझ के बाद कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन दिस नोट आई एम जस्ट गोइंग टू एंड इट हियर। थैंक यू रहीमा फॉर ज्वाइनिंग अस। और इस प्लीज एवरीबडी डू राइट टू अस एंड लेट अस नो कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो और हमने इस बारे में डिस्कशन ना की हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिजा। ओके, दाफिज।